हाय गाइस, इस वीडियो में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या यूट्यूबर हैं तो उसकी इनकम पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी के क्या कंप्लाइंसेस हैं, हमें उनमें से कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपके पास में यूट्यूब एड से रेवेन्यू आ रहा है, अगर आप मर्च की सेलिंग करते हैं, कोर्सेज की सेलिंग करते हैं या फिर अफिलिएट इनकम आती है, ब्रांड इनकम आती है, ये सारे केसेस में उस पर जीएसटी के क्या कंप्लाइंसेस हमें करना है, ये सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है वो ये है कि सर मुझे यूट्यूब से इनकम आ रही है, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो टर्नओवर के बेसिस पे होता है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं तो ऐसे केस में अगर 20 लाख के ऊपर आपकी रिसीट्स होती है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर का होता है तो ऐसे केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये होगा कि अगर आपके पास में ब्रांड इनकम, अफिलिएट इनकम वगैरह रिसीव हो रही है, जहाँ पर पे जो आपको पेमेंट करते हैं वो आपसे जीएसटी इनवॉइस मांगते हैं, इन दैट केस आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। या अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपको जीएसटी नंबर वैसे भी लेना होगा। ये जो 20 लाख की लिमिट है ये 10 लाख हो जाती है अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स की बात करते हैं तो ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी रजिस्ट्रेशन की। मोस्टली ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्योंकि आपके पास में ब्रांड इनकम, अफिलिएट इनकम वगैरह आएगी, जहाँ पे जो आप इन्वॉइस रेज करेंगे वहाँ पे आपसे जीएसटी इन्वॉइस मांगा जाएगा। एंड अदरवाइज़ अगर आपका 20 लाख के ऊपर होगा तो भी आपको लेना होगा। अगर आप एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी के कंप्लाइंसेस फुलफ़िल करने की रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है जीएसटी नंबर की, तो बात अलग है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो क्या क्या कंप्लाइंसेस करना होगा देखते हैं। सबसे पहली बात हो गई कि आपको जीएसटी पे करना है क्या, और अगर करना है तो कौन कौन सी इनकम पे करना है। इसको मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे कि पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इनकम्स को। जो आपकी सबसे पहली इनकम हो गई वो हो गई यूट्यूब ऐड की इनकम। जो यूट्यूब ऐड से आपको पैसा आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको जीएसटी नहीं पे करना होता है, प्रोवाइडेड एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है जो आपको करना ही है, जो सारे लोग मोस्टली मिस करते हैं, वो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LUT फाइल करना। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है आपको अपना LUT फाइल करना है। LUT इज़ अ डिक्लेरेशन जो ये बताता है कि हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, इसलिए हम पे जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जो आप पे रेवेन्यू आ रहा है वो वाला, उस पर भी आपको जीएसटी देना होगा। तो एक चीज़ हो गई, आपको यूट्यूब की जो एड रेवेन्यू आ रहा है उस पर आपको जीएसटी कुछ भी पे नहीं करना है, वो सारा पैसा आपका है, पर उस पर आपने LUT फाइल करना है। दूसरी बात आ जाती है ब्रांड इनकम की। ब्रांड इनकम का कैसा है ना कि आपने कुछ भी कोलैबोरेशन करा या आपने कोई ब्रांड को प्रमोट करा, इससे आपको इनकम आ रही है, तो जब आप अपना कोट देते हैं वो कोटेशन के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आप कोटेशन दें दिस प्लस जीएसटी, मतलब कि ब्रांड इनकम जो भी आप रिसीव करेंगे उस पर आपको जीएसटी पे करना है। और क्योंकि आपको जीएसटी पे करना है तो आपको जीएसटी कलेक्ट भी अगले से करना है। मतलब कि जैसे हम कोई ऑर्गेनाइज बिजनेस के साथ में डील करते हैं तो वो अपना जो चार्ज है वो कैसे बताते हैं कि इतना रुपए प्लस जीएसटी, वैसे ही आपको भी अपने चार्जेस बताने हैं। जब आप ब्रांड इनकम के लिए कोई भी कोटेशन देते हैं तो लेट से अगर आपका कोटेशन 1 लाख रुपीज़ का है तो इट शुड बी 1 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस, सो दैट आपको जब रिसीव होंगे तो 1 लाख प्लस 18% का जीएसटी रहेगा, तो 18% आप ऐड करेंगे, 1,18,000 रुपये आप रिसीव करेंगे या आप गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट कर देंगे। ब्रांड इनकम। थर्ड हो जाता है अफिलिएट इनकम। अगर आपके पास में अफिलिएट इनकम आती है तो क्या इस पे जीएसटी पे करना है? आंसर इज यस। वंस यू हैव ऑब्टेन जीएसटी नंबर तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आती है। तो अब आपके पास में जो भी अफिलिएट की इनकम होगी ये सारी इनकम पे आपको जीएसटी पे करना होगा। जीएसटी किस रेट से पे करना होगा? 18% से पे करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अफिलिएट इनकम में जो हमारी इनकम है वो फिक्स रहती है कि आपको इतना % मिलेगा। ऐसे केस में जीएसटी का क्या होगा? ऐसे केस में आपको मानना होगा कि उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है और फिर जीएसटी पे करना होगा। तो या तो अगर आपके हाथ में कॉस्ट स्ट्रक्चर है तो आप कॉस्ट पे प्लस जीएसटी करवाइए, या फिर यू हैव टू पे दैट जीएसटी। और एक और इनकम हो जाती है आपकी मर्च वाली इनकम। तो अगर आप कोई मर्च सेल करते हैं या फिर अगर आप कोर्स वगैरह सेल करते हैं तो वो जो भी इनकम होती है इन पे भी आपको जीएसटी पे करना होगा। एक इस पर टिप आ जाती है जिसको यूज़ करके आप टैक्स बचा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोर्स भी सेल कर रहे हैं तो उसे फिट इन कराने की कोशिश करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ बुक्स। व्हेन इट बिकम्स अ बुक देन इट इज़ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 18%। तो 18 से आपका सीधे 5% आ जाता है, तो 13% का आपका वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो ये हो गई आपकी जीएसटी की बातें चारों चीज़ों में। असली बात ये है कि LUT फाइल करना है।
दूसरी बात यह है कि आपने जितना भी पैसा आता है उस पर जीएसटी अलग से कलेक्ट करना होगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। अगर आप अलग से नहीं भी कलेक्ट करते हैं तो भी आपको फिर अपने पॉकेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट जीएसटी हैज़ टू बी पेड। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या चिड़िया है? देखिए ध्यान देना, आईटीसी का कैसा रहता है ना सर, मान लीजिए मैं मोबाइल्स में डील करता हूँ, मैंने एक फ़ोन खरीद के लाया 100 रुपीज़ का और मैंने यही फ़ोन को बेचा 150 रुपीज़ में। जब मैं 100 रुपये का फ़ोन खरीद के लाता हूँ तो गवर्नमेंट जो है 18% का जीएसटी लेती है, तो मुझे जो बिल मिलता है वो मिलता है 100 रुपये प्लस 18 रुपये, 118 रुपये का। सेम जब मैं 150 रुपीज़ में सेल करता हूँ तो गवर्नमेंट अगेन आ जाती है और बोलती है मुझे 18 रुपये दो, 150 रुपये पे 18 रुपये का जीएसटी जोड़ करके हो जाता है 27 रुपीज़। मैंने जब वो फ़ोन खरीदा था तो मैंने 18 रुपये गवर्नमेंट को दिया, मैं ही अब वो फ़ोन को जब सेल कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट फिर से मेरे से 27 रुपीज़ मांग रही है, जबकि मैंने वही फ़ोन पे ऑलरेडी 18 रुपीज़ का जीएसटी पे किया था। ये जो मैंने ऑलरेडी पे किया है इसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब कि जब मैं ये फ़ोन को 150 में बेचूंगा तो वैसे तो मेरी लाइबिलिटी 27 रुपीज़ पे करने की है, लेकिन मैं वो 27 में से माइनस कर दूंगा जो मैंने ऑलरेडी पे करा है, दैट इज़ 18 रुपीज़, तो मेरे पास जो बचेगा बैलेंस आएगा वो 9 रुपीज़ का। ये 9 रुपये मेरे को पे करना होगा, तो आपके जो 18 रुपये में बच जाएंगे। यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब प्रैक्टिकली ये कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स वगैरह के लिए कैसे काम में आएगा? तो मान लीजिए आपने इक्विपमेंट्स खरीद के लाए, आपने ऐड वगैरह रन करे सोशल मीडिया में, या फिर मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदे, वीडियो एडिटर को आपने पैसा दिया। ये जितना भी आप जो चीज़ें खरीद के लाते हैं, आप जो भी खर्चा करते हैं, ये सारे खर्चों पे आप जो जीएसटी पे करते हैं आपको इसका इनपुट मिल जाएगा। मतलब ये हुआ आपने खर्चा तो किया लेकिन वो सारे खर्चों का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब आप जीएसटी पे करेंगे उस टाइम पे आप इसको एडजस्ट कर देंगे और आपका जो बैलेंस रहेगा आपको केवल वो बैलेंस पे ही पे करना होगा। सिमिलरली अगर आप मर्च वगैरह पे डील करते हैं तो आपने मर्च या तो खरीदे होंगे, खरीदते टाइम पे आपने उसमें जीएसटी पे करा होगा, बाद में उसमें लेबलिंग करवाई होगी, तो जो लेबलिंग के टाइम पे आपने जो उसमें सर्विस चार्ज दिया होगा उस पर जीएसटी होगा। तो ये जो सारे जीएसटी हैं, सारे जीएसटी का आपको इनपुट मिल जाएगा। शर्त एक ही है, शर्त है कि आपके पास में उसका बिल होना चाहिए। तो क्या करना है आपको प्रैक्टिकली, जो भी चीज़ें आप खरीद के लाते हैं उसका आपके पास में बिल होना चाहिए, आपके पास में रिकॉर्ड्स होना चाहिए, आपके पास में लिस्ट होना चाहिए, आपने क्या क्या खरीदा है, कितना कितना रुपए पे किया है। इसका जो इनपुट मिलता है थोड़ा सा टेक्निकल होगा, पर आप ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने किसी से मोबाइल खरीद के लाया तो गवर्नमेंट उससे जब टैक्स कलेक्ट करेगी, आप शॉपकीपर है, मान लीजिए मैं जाता हूँ एक दुकान में मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो मैं उससे मोबाइल ख़रीदता हूँ और ख़रीदने के बाद में उसे ही मैं जीएसटी का भी पैसा देता हूँ। अब गवर्नमेंट ये पैसा वो शॉपकीपर से लेगी ना। ऐसे ही जो चीज़ें आप खरीद के लाते हैं उसका पैसा आपने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने पैसा गवर्नमेंट को दिया और फिर गवर्नमेंट के पास में डिटेल्स जाती है जीएसटी रिटर्न के थ्रू। तो पोर्टल पे ये दिखता है कि कौन कौन से व्यक्ति ने जो आपने जीएसटी पे किया था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, और जिसने भी डिपॉजिट किया है क्रेडिट सिर्फ उन्हीं पैसों का मिलता है। मतलब ये हुआ कि मैंने किसी को जीएसटी पे कर दिया लेकिन उसने अगर उन पैसों को गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट नहीं कराया तो मुझे उन पैसों का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब आप जो भी परचेस करते हैं आपको उसका बिल मेंटेन करना है, आपको उसकी लिस्ट मेंटेन करना है, और बाद में जब वो पोर्टल पे दिखता है कि किस किस ने जीएसटी पे कर दिया है तो आपको चेक करना है कि आपने जिन जिन से खरीदा सब ने पे किया या नहीं करा। जिसने नहीं पे करा उससे आपको फॉलोअप करना है और अपना जीएसटी पे करवाना है ताकि उसका आप क्रेडिट ले सके, अदरवाइज़ वो पैसा आपका स्ट्रेट लॉस हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स का यूजुअली ऐसे ही होता है कि एटलीस्ट 8 to 10% जो बिल्स है वो चढ़ते ही नहीं है, और क्योंकि वो बिल्स आते नहीं हैं तो फिर वो उनका इनपुट मिलता नहीं है। तो एक चीज़ हो गई कि आपको आईटीसी मैच करना होगा। सो नाउ हियर वी आर डन विथ जीएसटी का जो भी चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो रेलेवेंट है उस पर हमने बात कर ली है। हाँ, एक और चीज़ जो बच गई वो है QRMP स्कीम या फिर रिटर्न फाइलिंग। तो देखिए रिटर्न फाइलिंग का क्या है, आपका एक बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हर एक मंथ में आपको 2 रिटर्न फाइल करना होता है, एक GSTR1 एक GSTR3B। GSTR1 एक सेल्स का रिटर्न होता है जिसमें आप डिटेल्स डालते हैं कि आपने क्या क्या सेल किया है। GSTR3B में आपको एक समरी रिटर्न होता है जिसमें आप टैक्स पे करते हैं और अपना इनपुट जो है वो क्लेम करते हैं। GSTR1 आपको यूजुअली 11th तक के फाइल करना होता है। अगर मान लीजिए जनवरी की मैं बात करूँ तो फरवरी 11 तक के फाइल करना होगा, मतलब जिस भी मंथ का रिटर्न है उसके अगले महीने की 11 तारीख तक के आपको GSTR1 फाइल करना होता है। और जो GSTR3B है वो आपको 20th तक के फाइल करना होता है, 20 तारीख तक के फाइल करना होता है।
और जो GSTR 1 एंड 3 भी है, इसकी डेट्स चेंज हो जाती है अगर आप QRMP स्कीम में जाते हैं तो। सर अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं हो रहा है, इसको आप आसानी से समझ लीजिए। अगर आपका 5 करोड़ से छोटा टर्नओवर है तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 11 की जगह पे 13 तारीख तक के GSTR 1 की डिटेल्स डालनी है, और जो आपने टैक्स का पेमेंट करना है वो वैसे तो हर महीने 25th को करना है, लेकिन जब आपका क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे आपको 22nd या 24th को करना है। सर 22nd या 24th क्यों? क्योंकि ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स में 22nd चलता है, कुछ स्टेट्स में 24th चलता है। फॉर ईज व्हाट यू कैन इमेजिन इज कि मुझे 11 तारीख तक के GSTR 1 डालना है और 20 तारीख तक के GSTR 3 भी डालना है, दैट्स इट। तो ये आपको डिटेल्स उस पर डालनी होगी, अपना LUT फाइल करना होगा, बस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छे से पता है। और मैंने इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी डाला है इनकम टैक्स के ऊपर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आपको इनकम टैक्स के ऊपर भी पसंद आएगा, उस पर भी आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा नाम राघव खंडेलवाल है, आई एम बाय क्वालिफिकेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 9329732333 पे। हम क्लाउड अकाउंटिंग मतलब कि सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना ऑनलाइन बेसिस पे और सारे कंप्लाइंसेस को करना, इसकी भी सर्विस देते हैं, सो दैट यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू डू द बेस्ट। आई होप आपको इससे अच्छा एक इंसाइट मिला होगा एंड टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक इट।